हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, कैसे क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। एक बात बोलना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं ATC और AO को। वो आपको प्लेलिस्ट में 5 प्लेलिस्ट मिलेगी, 5 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसके अंदर मैंने फिजिक्स की वीडियो, मैथ्स क्वांट की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और मैथ्स जो आपकी आती ग्रेजुएशन की, उसके मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं वो। ठीक है। और अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस से। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने। आज वापस से जो स्टूडेंट नए हैं तो वापस थोड़ा सा फील लेकर फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वापस से नोट कर लीजिए। इसका मतलब बताया था मैंने अरेंजमेंट, और उसका मतलब बताया था मैंने आपको सिलेक्शन, और फिर इनका दोनों के अंदर रिलेशन बताए थे मैंने आपको ना। और मैंने बोला कि परम्यूटेशन के फॉर्मूले कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब बताया था, फैक्टोरियल से कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो कुछ चीज़ें अभी आज करते हैं जैसे, ठीक है ना। कुछ और मैं समझाता हूँ आपको, धीरे धीरे ये और टॉपिक आपका स्ट्रांग होता रहेगा, और उसमें से आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, तो अगर एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं, अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आपको मैं कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन कराऊंगा। अपन परम्यूटेशन यूज़ ही नहीं करेंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए, ए चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेक 2 लेटर फ्रॉम ABCD, ठीक है। आपको बोला है कि ABCD से में से 2 लेटर एक चाइल्ड को चाहिए, तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो सोच के बताओ कितने तरीके हो सकते हैं। AB, फिर हो सकता है AC, फिर हो सकता है AD, या हो सकता है BC, या हो सकता है BD, और क्या हो सकता है CD। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, ठीक है ना, इस टाइप से ले सकता है। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 6 तरीके हो गए। सेलेक्ट किया इसने, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे 6 कैसे आ सकता? 4 है, 4 में से 2 लेने हैं, मतलब NCR कहते हैं ना। तो N में से 8 चीज़ों सिलेक्शन, 4C2। तो मैंने क्या बताया था, 4C2 कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 3, 2 × 1, तो ये करके कितना आएगा, 6 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला अपन इजी से क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन हार्डर लेवल करता रहूँगा। लेकिन ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी अपन से होते नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अपन को देख के जाना है। बोला 5% मीट्स इन ए पार्टी, देन नंबर ऑफ हैंड शेक्स। देखो टोटल मिला के इतने लोग मिल रहे हैं, तो इसमें हैंडशेक कितने होंगे, ठीक है ना। हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए मुझे? 2 लोग चाहिए। इन 5 लोगों में से ही, जैसे ये टोटल 5 लोग होंगे, तो इन 5 में से मुझे कोई भी 2 लोग सेलेक्ट करना है। 2 लोगों से हैंडशेक हो जाएगा। तो सिंपल सा 5C2, 5C2 कितना होता है, 5 × 4/2 × 1, तो कितना आ गया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 हैंडशेक होंगे, ठीक है। 10 हैंडशेक होंगे। तो इसका मतलब अगर n लोग होंगे तो कितना होगा, NC2। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या आएगा, NC2। जितने भी लोग होंगे उस आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि एक पॉलीगन है, क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन, जैसे पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। और आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सब लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला निकाल लाएंगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे इजीली, आपका दिमाग लगा पाओगे, थोड़ा सा दिमाग बिल्डअप होगा। तो ठीक है, सपोज मेरे पास स्क्वायर होता, तो स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल बनते? एक ये बनता, एक ये बनता, कितने बनते? 2 बनते। अब अगर मुझे परम्यूट कॉम्बिनेशन से करना है, तो मैं क्या करता, सिंपल सा मैं क्या करता है कि भाई ये पॉइंट है 4, मुझे पता है कि जो डायगोनल होता है वो एक टाइप की लाइन होती है। क्या होती है? लाइन। जैसे सपोज मान लो ये इस टाइप का आपका हेक्सागन मान लेते, ठीक है ना। तो हेक्सागन का मुझे कोई भी लाइन बनाने के कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो कोई भी 2 पॉइंट, मतलब सिंपल सा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। 6 में से मुझे कोई भी 2 पॉइंट मिल जाएगा। 6 कैसा आया, 1 2 3 4, तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन इस 6 के अंदर 2 पॉइंट ये भी तो हो सकते हैं, ये वाले। क्या पता इसने ये कर लियो, ये कर लियो, ये तो डायगोनल नहीं है ना। डायगोनल तो कौन सा होता है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है।
तो इसका मतलब मुझे ये 6 जो लाइन है ना माइनस करनी पड़ेगी। बाकी लाइन चलेगी लेकिन 6 लाइन माइनस भी करनी पड़ेगी। तो 6 इसलिए माइनस किया। वैसे इसके अंदर निकालना तो 4C2 माइनस ये डायगोनल नहीं है तो मुझे ये 4 माइनस करने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 6 × 5 2 × 1 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 - 6 9 आ गया ये। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4C2 होता है 6 - 4 मतलब 2, और एक्चुअल में 2 ही तो होता है। देखो एक तो ये वाला बना, एक ये वाला बना। तो अगर आपको पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल गिनने को बोले तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा n, अगर n साइड का है तो NC2 - n कर देना है। क्या कर देना है, NC2 - n। NC2 होता है n(n-1)/2 -n। ये -n क्यों किया समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ डायगोनल इतने हैं तो बताओ उसके साइड्स कितनी होगी। समझ रहे हो बात को? जैसे उल्टा पूछ लिया आपको कि नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो आपको बोल दिया 9 है, तो साइड क्या होगी? तो आप बस ये फॉर्मूला लगाओगे n(n-1)/2 -n = n9। अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। उल्टा करके पूछ लिया मैंने। समझ में आ रहा है आपको? चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन अच्छा कराऊंगा आपको। वो थोड़ा सा आपको बेसिक इसलिए बताना पड़ता है कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 नंबर्स फ्रॉम द सेट सच दैट सम हुज डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कोई भी नंबर डिविजिबल 3 कब होता है? जब उसका डिजिट का सम क्या होता है, डिजिट सम क्या होता है, डिविजिबल बाय या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 3 बताया था मैंने, बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया था मैंने 1 2 3। ये 3 का डिविजिबल क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिजिट का सम 1 + 2 + 3 ये 6 आया, ये 3 से डिविजिबल है, दैट्स वाई दिस नंबर विल बी डिविजिबल फ्रॉम 3। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर फ्रॉम द। देखो ये 1 से लेकर 100 है ना, इसमें ऐसे कौन से नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे? 3 6 9 जो डायरेक्टली होंगे, 12 99। इसको मैं बोलता हूँ ये 3 के टाइप के हैं क्योंकि 3 के मल्टीपल है। अब जो 1 4 एक 3 के टाइप के होंगे। चलो ये किस टाइप के होंगे? 1 4 फिर 7 फिर 10 ऐसे करते करते होंगे। ठीक है, 1 4 7 इस टाइप के होंगे। तो इसको मैं बोलता हूँ 3K+1 वाले। 3K+1 क्यों? के की वैल्यू 0 है, 3K+1 मतलब के की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो यहाँ 4 आएगा, 0 रखूँगा। थर्ड टाइप वाली क्या हो जाएगी? 2 वाली, 2 आएगा फिर 5 आएगा फिर 8 आएगा। अब मुझे गिन के बताओ 3 के टाइप की कितनी होगी, टोटल कितनी होगी? 33 होगी ना। टोटली नंबर यहाँ से निकाल सकते हो, 3 APGP निकाल के निकाल सकते हो। ये कितना आएगा? 34 आएगा। और ऐसी वाली कितने नंबर होगी? 33 होगी। निकालोगे ना, नंबर ऑफ टर्म निकाल ही दोगे, 1 4 7 करके निकाल दोगे। वैसे भी 33 आएगी, ये 34 आएगी। 1 से स्टार्ट है तो आगे तक जाएगा और 2 5 8 तक 33 आएगी। तो अपन पता चल के 33 नंबर ये वाले होंगे, 34 नंबर ये वाले हैं, 33 नंबर वाले। अभी नंबर क्या होना चाहिए अपन को? ऐसे सेलेक्ट करना है, इसमें से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि क्या हो जाए, सिलेक्शन के बाद नंबर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखो केस फर्स्ट ये है कि अगर मैं दोनों नंबर इसी में से सेलेक्ट करूँ, किस में से? इसमें से सेलेक्ट करूँ, तो इसमें सेलेक्ट करने से क्या होगा, जो भी नंबर मेरे पास में आएगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। क्योंकि अगर मैं 6 और 9 को लेता हूँ तो 3 से डिविजिबल है। तो पहला केस ये है कि इफ़ आई चूज़ नंबर फ्रॉम 3K देन मेरे पास नंबर कितने हैं? 33। मुझे कितने चाहिए? 33 में से 2 चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। केस 2 क्या हो सकता है स्टूडेंट? केस फर्स्ट समझ में आया, नंबर मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए तो या तो मैं 3 6 3 के मल्टीपल ले लूँ। अगला क्या हो सकता है कि देखो इन दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इन दोनों का सम करके देखो कितना आएगा? 9 आएगा। इन दोनों का सम करके देखो कितना आएगा? 15 आएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या, एक नंबर मैं यहाँ से ले लूँ और एक नंबर यहाँ से ले लूँ, इन दोनों में से एक नंबर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये केस 2 में क्या है, मैं 34 में से एक नंबर ले लेता हूँ। किस वाले में से? इस वाले में से। लेट मी चेंज पेन। कहने का मतलब है कि 34 में से एक नंबर ले लेता हूँ, देन इस 33 में से एक नंबर ले लेता हूँ। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो मेरे पास जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो टोटल मेरा आंसर क्या हो जाएगा, या तो मैं टोटल आंसर हो जाएगा इन दोनों का सम, इसका और इस पूरे का सम। तो आंसर कितना हो गया? 33C2 + 34C1 × 33C1। ये नोट करते रहो, जहाँ पर दिक्कत आए मुझे बता देना, मैं वापस समझा देता हूँ। मेरे पास 1 से लेकर 100 नंबर चाहिए थे, मुझे नंबर 3 से डिविजिबल चाहिए था। 3 से डिविजिबल होने की कंडीशन ये है कि नंबर क्या होना चाहिए, उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या नंबर 3 6 9 जो भी है।
अब केस 2 बनते हैं, 1 से 100 के बीच में नंबर कैसे आ सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं कि सर नंबर 3, 6, 9 जो 3 के डिवीजन में आ सकते हैं, और सर नंबर 1, 4, 7 जो 3k+1 की कंडीशन में आएंगे, और जो 2, 5, 5 ये है तो वो 3k+2 की कंडीशन में आ जाएंगे। तो वन जो 3, 6, 9 से स्टार्ट होंगे उसके नंबर 33 होंगे, अगला वाला 34 होगा, 33 होगा। अब 2 केस बनेंगे कि अगर आपको सम जो आप सेलेक्ट करेंगे नंबर वो 3 से डिविजल चाहिए, तो या तो आप 3 में से सेलेक्ट कर लो, या फिर आप केस 2 और केस 3, मतलब केस 2 केस 3 कौन सा, इन दोनों में से एक नंबर इसमें से ले लो, एक नंबर इसमें से ले लो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टर्म का सम करोगे, पहली का टर्म करोगे, दूसरी करोगे, तीसरी करोगे, हमेशा आपकी डिविजिबल होगी, किससे, 3 से डिविजिबल होगी। तो अपन को ये चाहिए था 3 से डिविजिबल वाली। क्लियर? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, इसका आंसर आ जाएगा ये, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब एक चीज़ सुन लेना कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना। मैं बस इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता हो और आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ किसी बुक से। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड चंद्रा। आपको चंद्रा में से 4 वर्ड लेने हैं, 4 लेटर लेने हैं, और आपको बताना है कितने सिलेक्शन के तरीके होंगे, ठीक है। देखो इसमें स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, स्टूडेंट सीधे क्या करते हैं, लेटर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीधे 7C4 कर देते हैं कि सर ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है गलत, ठीक है ना। कि सीधे क्या करते हैं 7C4, 7 में से 4 लेटर लेने, गलत हो गई ये, ठीक है ना। इसमें क्यों गलत, क्योंकि ए 2 टाइम्स आया था, तो आपने कितनी बार लिया। तो इसको क्या करोगे, जब भी वैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको क्या करना है, अलग अलग तरीके से करना है। केस फर्स्ट, पहले ऐसे करो, इसको ऐसे बिठा लो कि CHANDR ऐसे लिख लो आप। सी कितनी बार है, एक बार, एच कितनी बार है, एक बार, ए कितनी बार है, 2 बार, एन कितनी बार है, बाकी ये सब एक ही का है, ठीक है ना। अब इसको केस टाइप स्टडी करो कि भाई आपने जो सिलेक्शन किया है डिफरेंट किया है, तो सबसे पहले केस ऐसा हो सकता है, केस फर्स्ट, जब भी रिपीटेशन हो तब उस स्टेप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि जब सारे लेटर क्या हो, सारे लेटर डिफरेंट हो। अब डिफरेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपने लिया होगा CH सारे लेटर, और मैंने ए को नहीं लिया, ए को भी नहीं लिया, ठीक है ना, ए को हटा दिया मैंने, तो CHNDR है ना, इसमें से ले रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 5 में से मैंने क्या ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है, ए को नहीं लिया मैंने। अब अगले केस में क्या हो सकता है, केस सेकेंड में मैं क्या कर सकता हूँ कि ए को एक बार ले लेता हूँ मैं, ए को एक बार ले लिया तो बाकी 3 मेरे को लेने पड़ेंगे, 3 चाहिए, तो ए तो फिक्स हो गया, मुझे लेना है, बाकी 3 किस में से लेना है, अब ए को हटा दो, बाकी 3 कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से मुझे कितने लेना है, 5 में से मुझे 3 लेने हैं। और लास्ट क्या करोगे, केस 3 बना दोगे। केस 3 जब ए को आपने 2 बार ले लिया, ठीक है, 2 बार ले तो आपको पीछे कितने बच्चे बनेंगे, 2 2 चाहिएंगे, क्योंकि आपको 4 चाहिए, तो 2 तो आपने ए ले लिए, अब 2 बच्चे, 2 कितने में से लेना है आपको, 2 लेने हैं, 5 में से लेना है, तो 5 में से 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया, तीनों केस को ऐड कर लेंगे, 5C4 + 5C3 + 5C2। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 2 केसेस, कोई ऐसे बोले मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँ तो कैसे कर सकता है। केस फर्स्ट, सारे लेटर डिफरेंट हो, ठीक है, तो आपको 4 लेटर का बनाना है सारे, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या है, CHANDR, ठीक है ना, 1, 1, 2, 1, 1, 1, आपके पास यही है ना, हाँ। तो आपके पास में सारे डिफरेंट होने चाहिए, आप 2 बार नहीं ले सकते, आपको एक ही बार लेना है, क्योंकि सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। 6 हो गई है, 6 में से आपको कितने लेना है, 6C4, तो एक तो ये आ गया सारे लेटर। केस 2 में क्या हो, केस 2 में आप क्या कर सकते हो, पहले वाले में सारे लेटर डिफरेंट ले लिए, अब आपके पास क्योंकि ए 2 टाइम्स आया हुआ, तो आप कह दोगे ए को 2 बार ले लो, बाकी लेटर क्या होने चाहिए, बाकी लेटर डिफरेंट हो। अब आपने क्या करा, ए तो 2 ले लिया है, अब आपके पास बच्चे कितने, ए के 2 चले गए, बच्चे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बचे, 5 में से कितने लेने हैं आपको, 2 लेने हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो अभी आंसर ये आएगा जो इसमें से आ रहा था, ठीक है। क्लियर? चेक कर लेना ये, तो इस तरीके से आपको सोचना है कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट कोशिश कीजिए ये वाला क्वेश्चन पहले पॉज करके सॉल्व करने की। अब देखिए, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 बॉयज है आपके पास में और 4 गर्ल्स है, ठीक है।
और आपको कितने चाहिए, टीम कितनी चाहिए, 3 बॉयज़ की चाहिए और 3 गर्ल्स की चाहिए। ये टीम चाहिए आपको, सिंपल है। इसमें से 3 लोग लेना है और इसमें से 3 लोग लेना है। तो क्या करना है, 5C3, ये बॉयज़ का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया 4C3। बस आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा, 5C3 होता है 10, 4C3 4, तो आंसर आ गया 40। 40 इज़ द राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा करते करते अपन हार्ड क्वेश्चन की तरफ लेंगे। सपोज ए मैन हैज़ 5 aunts and 6 uncles and his wife has 6 aunts and 5 uncles. In how many ways can he call a dinner party of 3 men and 3 women so that there are exactly 3 of the man's relative and 3 of the wife? कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, उसके पास 5 अंकल, 5 आंटी है और 6 अंकल है, और उसकी वाइफ के रिलेटिव में 6 अंकल है, 6 आंटी है और 5 अंकल है। अब इसमें से क्या करना है अपन को, तीन मैन बुलाने हैं, 3 वुमेन बुलानी है। लेकिन ये याद रखना है कि 3 जो लोग उसके बुलाओगे वो 3 होने चाहिए, मैन के होने चाहिए और 3 वाइफ के होने चाहिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों के 3 आने चाहिए और ये अपने पास में। तो अपन एक काम करते हैं, अब इसमें अपन को क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर वुमेन लिख देता हूँ। ठीक है ना, वुमेन या वाइफ लिख देता हूँ, उसकी वाइफ का। अब देखो अपन को 3 लोग बुलाने हैं, इसके भी 3 होने चाहिए, इसके भी 3 होने चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि 3 वाइफ होनी चाहिए, 3 मैन होने चाहिए, ये भी है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक तरफ रख देते हैं आंट रख देते हैं, सॉरी, एक तरफ आंट रख देते हैं, एक तरफ अंकल रख देते हैं। इसके भी इधर एक तरफ आंट रख देते हैं, इसके अंकल रख देते हैं। अब ध्यान सुनना, केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि मैंने इसके 3 आंट बुलाए, अंकल को एक को भी नहीं बुलाया, इसने आंट को एक भी नहीं बुलाया, तीनों अंकल को बुला दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगला केस, मैंने 2 आंट को बुलाया, एक अंकल को बुलाया। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 आंट को बुलाया तो यहाँ पर क्या होगा, एक आंटी को बुलाना। देखो स्टेप से होना चाहिए, 2 यहाँ बुला चुका हूँ तो यहाँ एक 3 हो जाएंगे, और ये 2 होना चाहिए। 2 आंट को बुला दिया, एक 3 आंट हो गई, यहाँ एक अंकल हुआ तो यहाँ 2 अंकल हो गए। अगला केस क्या होगा कि मैंने यहाँ पर एक आंट बुलाई और 2 अंकल बुला दिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 आंट बुलाएगी और एक अंकल बुलाएगी। और कुछ हो सकता है क्या, सोच के बताओ। और क्या हो सकता है कि मैंने एक भी आंट को नहीं बुलाया, तीनों अंकल को बुलाया, तो ये तीनों आंट को बुलाएगी और एक भी अंकल को नहीं बुलाएगी। ये चारों के समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अपन को 3 रिलेटिव चाहिए थे, इसके भी 3 होने चाहिए, इसके भी 3 होने चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, कि 3 इसके होंगे तो 0 इसके होंगे, तो ये 0 होंगे तो ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि अपन को 3 दोनों को 3 लाना है। इसके भी 3 आंट भी होने चाहिए, इसके भी 3 होने चाहिए, अंकल आंटी को बुलाकर। वैसे ही वाइफ के भी 3 अंकल आंटी को बुला, तो अगर मैं इसके 3 आंटी को बुलाता हूँ तो अंकल 0 आए, क्योंकि मुझे 3 मैन और 3 वुमेन चाहिए, तो इधर आंटी को बुला दिया तो इधर अंकल को बुलाना पड़ेगा मुझे। वैसे यहाँ पर 2 आंट बुलाए, एक अंकल, तो क्योंकि 2 आंट तो एक कम पड़ रहा है तो एक इसने बुला दिया, यहाँ पर एक बुलाया तो इसके अंदर 2 बुलाना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करके बताना मुझे। अब केस फर्स्ट क्या हो सकता है, देखो आपने 3 0, मुझे बताओ ये मैन था, तो मैन के पास में आंट कितनी थी, 5 आंट थी। देखो यहाँ पर देखो 5 थी, 6 अंकल थे, तो इसने फर्स्ट वाले केस में क्या लिया, केस फर्स्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये केस फर्स्ट, ये केस 2, ये केस 3 और ये केस 4। तो अब ध्यान से देखना, केस फर्स्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, इसने 3 लिया, कितने में से कितने थे इसके पास में, 5 थे इसके पास में, ये रहा 5। तो क्या हो जाएगा, लेट मी चेंज पेन, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 लिया, मल्टीप्लाई 0 लिया इसने, अंकल कितने थे इसके पास, 6, तो 6 में 0 मल्टीप्लाई, इसने कितना लिया, क्योंकि एक ही साथ चल रहा है ये प्रोसेस, इसने आंट को लिया 0, आंट किसके पास कितने पास थे, 6 थे, तो इसमें 6 में से 0 लिया मल्टीप्लाई, इसने अंकल को 3 लिया, अंकल कितने थे उसके पास 5, तो 5 में से 3 लिया। ये केस फर्स्ट का आंसर आया। अब एग्जैक्टली केस 2 का निकालना है। अब निकाल सकते हो, 5 में से इसने 2 लिया, 6 में से इसने 1 लिया, देन इसने 6 में से 1 लिया और इसने 5 में से 2 लिया। केस 3 का कितना होगा, 5 में से 1 लिया, 6 में से 2 लिया, देन इसने 6 में से 2 लिया और 5 में से 1 लिया। देन लास्ट केस क्या हो जाएगा, 5 में से 0 लिया, फिर 6 में से 3 लिया, इसने 6 में से 3 लिया और 5 से। तो इन चारों केस को अपन ऐड कर लेंगे, ये प्लस ये प्लस ये, तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल करने पर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। करके देखना, 9725 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है,
आगे बात समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना मेरा काम है, सॉल्व वॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने वाला क्वेश्चन था, दिमाग उड़ाने वाला क्वेश्चन था। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फ्रॉम 4 gentlemen and 6 ladies, a committee of 5 is to be selected. Find the number of ways in which the committee can be formed so that gentlemen are in majority. देखो मैं यहाँ पर एनसीआर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। परम्यूटेशन इस चैप्टर में यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ परम्यूटेशन इसलिए समझाया था कि भाई परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने बोला है कि मेरे पास जेंटलमैन कितने, देखो जेंटलमैन मेरे पास 4 है, लेडीज़ मेरे पास क्या है 6 है, और इन दोनों से मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, जिसमें जेंटलमैन ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो कैसे कैसे हो सकता है, तो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, मैं 4 जेंटलमैन लूँ प्लस 1 लेडीज़ लूँ तो जेंटलमैन ज़्यादा हो गए, लेडीज ज़्यादा हो गए, 5 जन हो गए। तो ये कैसे कर सकते हो, उसके तरीके तो कि 4 में से 4 ले लिया आपने, मल्टीप्लाई इसमें से कितना लिया, 1 लिया, 6 में से। अगला केस क्या हो सकता है कि 3 जेंटलमैन लूँ और 2 लेडीज़ लूँ, तो 3 जेंटलमैन लेने के तरीके कितने होंगे, 4 में से 3 और ये 6। अगला केस 2 नहीं ले सकते क्योंकि मुझे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो आपका जेंटलमैन होना चाहिए ना वो मेजोरिटी में होना चाहिए। अगर आप इसमें 2 ले लिए तो उसको 3 लेने पड़ेंगे, तो लेडीज़ 3 हो जाएगी, जेंटलमैन 2 हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपन को मेजोरिटी चाहिए। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा 4C4 कितना होता है 1, 6C1 कितना होता है, तो 1 इंटू 6 प्लस 4C3 हो गया आपका 4, 6C2 जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा 66 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सब टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन समझने हैं, जहाँ पर नहीं आया मुझसे पूछ लेना तो मैं बता दूंगा, और आपस में बताते रहा करो। देखो आपस में भी क्या करा करो, कोई पूछ रहा है और आप कमेंट देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको कुछ डाउट है तो आपस में बता दिया करो। कमेंट भी कभी कभी पढ़ लिया करो, किसी ने कुछ पूछा हो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। जितने ज़्यादा कोई पूछ रहा है उसके डाउट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखो, कभी कमेंट पढ़ा करो तो कभी किसी क्वेश्चन आया करे तो अगर हो सके तो उसका आंसर दे दिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा है द नंबर ऑफ वेज इन विच मिक्स डबल गेम कैन बी अरेंज अमंग्स 9 मैरिड कपल इफ़ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। देखो डबल गेम कैसा हो गया कि ये आपने टेबल टेनिस देखा होगा, 2 जने यहाँ होते हैं 2 जने यहाँ होते हैं, तो ये हो गया मिक्स डबल गेम। ठीक है, और आपको इस तरीके से खेलना है, 9 मैरिड कपल है आपके पास में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनकी वाइफ जो होगी ना वो उनके साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लोग लेने पड़ेंगे। तो 9 मैरिड कपल मतलब क्या हुआ, 9 मैन है और 9 उनकी वाइफ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि आपको डबल डबल चाहिए ना, यहाँ पर 2 चाहिए प्लेयर, यहाँ पर 2 प्लेयर चाहिए, तो मैंने इसमें से क्या करा 2 प्लेयर लिए, 2 प्लेयर ले लिए 9 में से 2। अब जैसे मैं 2 सेलेक्ट किए, इसमें से कोई भी 2 मेल सेलेक्ट किए, तो जैसे 2 मेल सेलेक्ट करूँगा तो वो 2 मेल की दोनों वाइफ जो होगी वो इनके साथ खेल नहीं सकती, तो मुझे उन दोनों वाइफ को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास वाइफ कितनी बचेगी, 7 वाइफ बचेगी, क्योंकि 2 मैंने जो मेन ले ली इनकी खुद की वाइफ इनके साथ नहीं खेल सकती है, तो इसका मतलब उन दोनों को निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 7 तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, बाकी 2 लेनी पड़ेगी ना, जो 2 मुझे वाइफ लेनी पड़ेगी वो इसमें से लेनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी वाइफ इनके साथ नहीं प्ले कर सकती, तो मैंने 9 में से 2 लिए मैन के लिए, और ये 7 क्यों आया, क्योंकि मुझे उसको उनकी 2 वाइफ को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उनकी वाइफ उसके साथ नहीं खेल सकती है। अब मान ले से मैंने मैन 1 और मैन 2 लिया, यहाँ वाइफ 1 और वाइफ 2, एक टीम के अंदर एक वाइफ, तो पेयर कितने बन सकते हैं, एक तो ये पेयर बन सकता है, एक तो ये टीम बन सकती है, या एक क्रॉस भी तो बन सकती है। टोटल 2 तरीके हैं मैच खेलने के, या तो टीम बन जाए M1 W1 और M2 W2, या बन जाए M1 W2 और M2 W1। ये 2 पेयर की टीम बन सकती है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ 2 बार कर सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेन के लिए, मैं चेंज कर लेता हूँ मेन। देखो जितना इजी हो सकता है मैं तो समझा रहा हूँ। देखो ये वाला हो गया मेन के लिए, फिर मैंने बोला 9C2 लिया आपने 2 मैन को, अब 7C2 इसलिए लेंगे क्योंकि इनकी 2 वाइफ नहीं आ सकती है, तो 9 में से 2 वाइफ माइनस करनी पड़ेगी, तो पीछे बचा 7, तो 7C2 हो गया। और ये 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अगर आप 2 लेते हो, A B और C D को लेते हो, तो टीम जो होगी ना वो 2 टाइप से बना सकते हो, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में,
तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे बस मैं क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मैं डिफरेंट करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन में पहले खुद का दिमाग लगाना है। पहले क्वेश्चन को पॉज करो, उसके बाद खुद सॉल्व करो, उसको दिमाग लगाओ कैसे ही हो सकता है, देन आफ्टर दैट वीडियो देखो। फिर आपको गैस लगेगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और जो भी आपके पास में बुक है, कैसी भी बुक हो, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और थोड़ा हायर फॉर्म का क्वेश्चन कर लो, तो आपके टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि आपके पास 6x थे, और आपको क्या करना है, इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर आपको रखना है, और ऐसे रखना है ताकि किसी भी रॉ के अंदर एटलीस्ट सच दैट ईच रॉ कंटेन एटलीस्ट 1x। मतलब टोटल जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है। तो 8 जगह में आपको 6x ऐसे डालना है ताकि किसी भी रॉ के अंदर एटलीस्ट एक x तो आए। तो मैंने आपको एटलीस्ट वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। आपको मैंने बताया कि टोटल केसेस में क्या करो, माइनस कर दो जब एक बार भी नहीं आए। बताया था मैंने, एक बार भी ना आए। अब मुझे सोच के बताओ, आपके पास 6x है, कैसे कैसे आप प्लेस कर सकते हो? आपका दिमाग ऐसे लग रहेगा कि सर मैं एक 2x इधर डाल दूंगा, फिर एक x इधर डाल दूंगा, एक इधर डाल दूंगा, फिर मैंने कहा 4 तो हो गए कि सर एक इधर डाल दूंगा, एक इधर डाल दूंगा। मैंने कहा यहाँ पर तो ये बन जाएगा ना। कब 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 ऐसा केस होगा जब एक बार भी x किसी रॉ में नहीं आएगा? तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं अपन, ठीक है ना, इसको एक काम करते हैं सर, एक मैं इसको रफ कर दूँ ताकि थोड़ा सा समझ लो ना, ये मिट गया ये। हाँ अब देखो वापस डायग्राम बना देता हूँ मैं समझने के लिए, ठीक है ना। पूरा परफेक्ट तरीके से बना नहीं पाऊंगा। हाँ ये आप एक काम कर सकते हो, आप बोलोगे सर अगर मैं 6x को एक या तो ऐसे रख दूँ 4 5 और 6, अब सर एक रॉ छूट रही है। मैंने कहा हाँ, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है सर, देखो ध्यान से देखना, कि सर अगर आपने इसको ऐसे किया होता, ये x को आपने नीचे लिख दिया होता, तभी भी तो सर क्या होता कि ये दोनों छूट जाते ना। मैंने कहा इसका मतलब दो कंडीशन ऐसी है जहाँ पर तुम 6 को ऐसे प्लेस करोगे तो एक एक रो तो कम से कम छूट जाएगी। तो टोटल केस कितना हो गया सर? टोटल केस सिंपल है, मेरे पास में 8 जगह थी, 8 में से मुझे क्या करना था, 6 जगह चाहिए थी x को डालने के लिए। माइनस सर ऐसी दो ही कंडीशन है जब एक रो खाली रहेगी, तो मैंने कहा -2 कर दिया। तो 8 6 6 कितना होता है, 8c2 बताया मैंने, सॉल्व करने के लिए फटाफट 8c लिख दो। कैसे, NCR इक्वल टू NC n-r होता है, बताया था मैंने। तो 8c2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 2 इंटू 1 -2, तो ये हो गया 56 -2, 56/2 मतलब हो जाएगा 28, -2 मतलब 26। 26 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना। बाकी लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत से डाउट आने वाले हैं, आपको बहुत सी चीज़ें आपको हो सकता है क्लिक कर जाए, हो सकता है कि नहीं भी क्लिक करें। तो इसके अंदर आपको कमेंट करना है। मैं बाकी स्टूडेंट से बोलूँगा कि जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको आंसर बताएं, और नहीं होगा तो मैं फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो सिलेक्शन वाला पार्ट था ना, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन करना। अब अपन कुछ परम्यूटेशन क्वेश्चन करेंगे कि सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट डाल दे तो कैसे करना है, फिर दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, और ऐसा करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको नोट करते हैं आप। चलो अब परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, वापस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अरेंजमेंट बताया था, ठीक है ना। मैं पूरे चैप्टर में परम्यूटेशन बहुत कम यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है परम्यूटेशन वैसे होता है NPR, और NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल। और वहीं मैंने आपको NCR बताया था, तो NCR आपको बताया था मैंने n का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। और इन दोनों में रिलेशन अपन ने निकाला था कि NPR जो होता है वो होता है NCR मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर NPR अरेंजमेंट करना है तो मुझे ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, देन उसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मेरा आंसर सीधा क्या आ जाएगा, NPR आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज मेरे पास में ABC 3 लड़के हैं, और मुझे बोला जाए कि इन तीनों लड़कों में से 2 लड़के लो, 2 सेलेक्ट करो, या सीधा बोला जाए 2 अरेंज करो, 2 लड़के अरेंज करो। तो इस बार उन्हें सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो मैं सीधा इसको ऐसे करूँगा। देखो वैसे इसका आंसर हो जाएगा 3p2 को अरेंज करना है, सीधा क्वेश्चन बोला है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 3 में से 2 सेलेक्ट करो 3c2, और 2 को अरेंज कर दो तो फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू सेम आएगी,
तो अपन ये वाला ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि अपन कैसे करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, देन उसको अरेंजमेंट जितना भी उसका फैक्टोरियल, मैंने आपको कौन से बता देता है जो अपन ने सेकेंड वाला वीडियो बताया था मैंने, क्या फैक्टोरियल आंसर को कैसे अरेंजमेंट करने में यूज़ करते हैं अपन, तो वो शायद आपको सीखा होगा। तो अपन जनरली क्या करेंगे, आप इसी तरीके से यूज़ करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। आप इजीली सोच पाओगे कि अच्छा इसमें इतना सेलेक्ट करना है, इसको इतना अरेंज करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रमेश। अब देखो, आपको सॉल्व करना है ये। आपको क्या करना है कि इस बार ये इन्होंने सिलेक्शन नहीं बोला, इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ 3 वर्ड। देखो वर्ड बोलते हैं, मतलब समझ जाना, वर्ड कब बनता है, जब अपन लेटर को अरेंज करते हैं। APPLE एप्पल हो सकता है, पी को आगे लिख दोगे और नया वर्ड बन जाएगा। तो वर्ड तब बनता है जब अपन इसको चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो अपन क्या करना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, किस में से, रमेश। अब सबसे अच्छी किस्मत की बात ये कि RAMESH सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग हैं अपने, कितने कितने हैं, 6 है। तो 6 में से मुझे क्या करना, 3 लेटर बनाना, 6 में 3 लोग सेलेक्ट करो, 6 कोई भी 3 लेटर ले लो और इसी को अरेंज करो। 3 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 3। आगे आंसर आपका सिंपल सा, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 होता है, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 120 आंसर आएगा। कितना सिंपल है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में तो डरना नहीं है, इस चैप्टर में लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, दिमाग ज़रूर लगाना है। ऐसे मतलब विदाउट सोचे बिना आएगा नहीं, हर चीज़ आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी, कैसे ये हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ओमेगा सच दैट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ONA ऑक्यूपाइज ओड प्लेस। ठीक है ना, 5 लेटर को आपको अरेंज करके बहुत सारे वर्ड बनाने हैं, और उसमें पहली कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, और ONA, एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा, हाँ 1 सेकेंड, ONA ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। देखो आपके पास में टोटल प्लेस कितनी है, 5, क्योंकि 5 लेटर का बनाना है। अब इसमें ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बोल रहा है O और A क्या होना चाहिए, ऑड प्लेसेस होना चाहिए। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, ये ऑड प्लेसेस 1 3 5 वाली। तो मेरे पास 3 जगह है, मुझे किस किस को सेट करना है, 2 को। तो 3 में से कोई भी 2 जगह ले लो। ये 3 कौन सी जगह है, 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, अब मान लो आपने O को यहाँ कर दिया, A को यहाँ कर दिया। इसको आपस में कितने तरीके से चेंज कर सकते हो, 2 तरीके से। कितने तरीके से, A को यहाँ पर लेकर आ जाओ और O को यहाँ भेज दो। तो 2 तरीके से आप अरेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अरेंजमेंट करना है। अब ये जो 3 जगह बची, इन 3 जगहों पर आप O और A के अलावा क्या बचता है, MEG, इसको आप कहीं पर भी डाल सकते हो। तो इन 3 जगहों पर इन MEG को सेट करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। कितना होंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे ना, फैक्टोरियल 3, क्योंकि इन दोनों को तो कर लिया, अब 3 बच गए, 3 को सेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 36। पहला वाला आंसर नोट करो, फिर दूसरा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, वापस समझा देता हूँ कि ओमेगा में 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। अपन को बोला है ONA ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो O और A को क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है। तो ऑड प्लेसेस कौन सी है, 1 3 और 5। तो 1 3 5 पे मुझे O और A को बिठाना है। तो मैंने क्या बोला, 3 में से 2 जगह ले लो, इन 3 में से कोई भी 2 जगह लगा लो। मान लो इधर आ गया O और A, तो इनमें से 3 और 2 जगह ले ली। मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, उसके 2 तरीकों के। बाकी 3 जो बचेंगे MEG, तो ये जो वेकेंट जगह बच गई 1 2 3, इनको आपस में चेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। इसलिए मैंने फैक्टोरियल पहले पढ़ाया था। तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ई ऑलवेज ऑक्यूपाई द मिडिल क्लासेस। अब देखो वही 5 है, अब लेकिन ई को अपन को मिडिल पे रखना है, फिक्स हो गया, मिडिल पे रखना है, ये फिक्स हो गया। तो अपने पास जगह कितनी बची है अभी स्टूडेंट, 4, 1 2 3 4। और अपने पास लेटर कितने बचे, क्योंकि ई तो यहाँ फिक्स हो गया, इसमें ई फिक्स हो गया, पीछे कितने बचे, 4। इन 4 को आप कैसे अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 4, या ऐसे लिख दो 4 फैक्टोरियल,
क्योंकि ई तो फिक्स हो गया ना, इसको आप अरेंज नहीं कर सकते। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर 4 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हैं तो फैक्टोरियल आर करना पड़ता है, फैक्टोरियल 3 को करना है तो फैक्टोरियल 3, 4 को तो फैक्टोरियल 4, 5 को तो फैक्टोरियल 5, तो 4 को करना है तो फैक्टोरियल 4। तो आंसर कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 24। आपका आंसर आ गया 24, आंसर आ गया। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला मेरे को ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोल रहा है वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब मुझे बताओ इसके अंदर वोवेल्स कौन कौन से हैं। ओ ई क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू वाला वोवेल्स होते हैं, तो ओ ई ए जो है वो क्या आपके वोवेल्स हैं, और एम और जी क्या है, कंसोनेंट है। ठीक है, इसने बोला वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब मेरे पास 1 2 3 4 5, तो ऑड प्लेसेस मतलब कौन सी है 1 3 5, इसमें क्या होना चाहिए वोवेल्स आने चाहिए। 3 जगह है मेरे पास में, 3 जगह और 3 वोवेल है, तो 3 में से 3 जगह सेलेक्ट करो, और इन तीनों वोवेल को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे फैक्टोरियल 3। अरेंजमेंट चल रहा है भैया। अब मेरे पास इन तीनों को तो मैंने अरेंज कर दिया, अब मेरे पास 2 जगह बची, एक ये वाली और एक ये वाली। इन 2 जगहों पर मेरे पास लेटर कितने हैं 2, इनको दोनों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे फैक्टोरियल 2। अब 3 से 3 कितना होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है 6 होता है, ये कितना होता है 2 होता है, तो कितना आ गया आंसर 12 आ गया। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया इसको, कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले आप पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर देखिए। आप लिखा ऑल वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि सारे वोवेल्स कभी भी टुगेदर नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, टोटल में से माइनस कर लो जब वोवेल टुगेदर हो। ठीक है, ऐसे कर दो आप। तो टोटल कितने हैं, इस 5 लेटर के वर्ड कितने बनेंगे टोटल, 5 के बनेंगे फैक्टोरियल 5, क्योंकि सारे डिफरेंट हैं, तो टोटल बनेंगे फैक्टोरियल 5 माइनस सब वोवेल टुगेदर होनी चाहिए। अब ध्यान सुनना, ओ मेगा ऐसे लिखा हुआ, वोवेल टुगेदर का जब भी पूछे ना आप, ओ ई ए एम जी ऐसे लिखा मैंने। ये वोवेल टुगेदर को मैंने साथ में एक बोरी में फिट कर दिया, ये ठीक है ना, ये बोरी नहीं, इसको मैंने फिट कर दिया। तो इसको आप क्या करोगे, जब भी टुगेदर का करना क्वेश्चन तो क्या करो, ओ ई ए इसको एक पैकेट बना दो, बाकी वाला एम और जी है। अब आपके पास में ये पूरा एक पैकेट साथ में चलेगा ये, क्योंकि टुगेदर इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसको आप एक तरह से 1 यूनिट कनेक्ट कर, 1 यूनिट मान के चलो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो इसके तरीके तो होंगे फैक्टोरियल 3, 3 यूनिट को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे, क्योंकि ये तीनों साथ में चलेंगे। और इसको आपस में चेंज करने के तरीके तो होंगे स्टूडेंट, इसको आपस में चेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 3। वापस बोल रहा हूँ, इसको 1 यूनिट मानना है हमेशा टुगेदर में, 1 2 3, इन तीनों को आपस में चेंज करने के तरीके तो होंगे फैक्टोरियल 3। और ये खुद आपस में कितनी बार चेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 3। ऐसा इसलिए किया है ताकि ये टुगेदर रहे। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन बोला है कि ये 4 चीज़ें टुगेदर रहती थी, उन 4 चीज़ों को आप क्या करो, 1 यूनिट मान लो और उसको 1 ही गिनो। तो 1 2 3 हो गया, तो 3 फैक्टोरियल 3, फिर वापस मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि 4 चीज़ें उसके अंदर, तो वापस में कितने तरीके से चेंज हो जाएगी फैक्टोरियल 4 से हो जाएगी। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 36। तो टुगेदर कितना आ गया, तो ये कितना हो गया टोटल आपका फैक्टोरियल 5 माइनस 36। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 माइनस 36, तो ये आपका आ गया 84। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा था जैसे मान लो आपके पास में वर्ड होता ए बी सी डी ई एफ मान लो, और अब आपको बोल रहा है कि इन चारों को एक साथ रखना है, तो इन चारों को एक साथ रख, तो इसको 1 यूनिट मान लो, 1 2 और 3, चलो जी भी ले लेते हैं, ये 4 हो गया। अब क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा टुगेदर का फैक्टोरियल 4, क्योंकि इसको अपन ने 1 मान लिया है, क्योंकि साथ में रहनी चाहिए 1 2 3 4, और मल्टीप्लाई करेंगे इनको 4 को वापस, क्योंकि 4 जन आपस में भी चेंज हो सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया 84। आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब अगला क्या है, नो टू वोवेल्स कम टुगेदर। कोई भी 2 वोवेल्स पास पास में नहीं आना चाहिए। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो सेम ये वाला होगा दोनों। देखो कैसे बोल रहा है, नो टू वोवेल्स कम टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल्स आस पास नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास में 5 कंडीशन थी, तो टुगेदर कब नहीं आएंगे, 3 वोवेल्स है, 3 वोवेल्स को आप इधर इधर रखोगे, किधर रखोगे, इधर इधर रखोगे, तभी तो नहीं आएंगे, नहीं तो अगर पास पास में रखोगे तो आएंगे। तो सिंपल सा है कि भाई इन 3 जगहों पे ही मुझे वोवेल्स को रखना है। तो
तो इन 3 जगहों पर वोवल्स को रखना, तो इसको तरीके कितने होंगे, 3 वोवल्स को फिक्स है यहाँ पर रखना है, तो ये फैक्टोरियल 3, क्योंकि इसको अपन अरेंजमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, और बाकी mg कहीं पे पटक दो, इधर या इधर, इसके तरीके कितने होंगे फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 12 हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मैंने सारे पांचों क्वेश्चन करा दिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। 4th क्वेश्चन अच्छा था, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को, क्योंकि गलती होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। अब इसमें स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपको बोला 0 1 2 3 4 5, आपको बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग सच दैट, देखो कैन बी फॉर्म 3 नंबर का बनाना है, तो इसका अरेंजमेंट तो करना ही है, क्योंकि 3 नंबर का बना है 3 डिजिट का, तो 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अपन बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो सीधा आप ऐसा करते हो सर 6 में से 3 नंबर लेना है, 6 3 और फैक्टर 3, सर ये आंसर आ गया, ये हो गया गलत, क्योंकि इसके अंदर आपने 363 लिया है और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना था। हो सकता है 633 के अंदर एक नंबर ऐसा भी हुआ होगा 0 1 2, मान लेते हैं 0 1 2 आपने, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, 0 तो आ ही सकता फर्स्ट पे, तो इसका मतलब ये वाले केसेस माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो गलत हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बोला है, तो इसमें केसेस लेने पड़ेंगे आपको। केसेस क्या है, केसेस फर्स्ट लो, क्योंकि नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट रिपीट इन द नंबर, तो 0 अपन एक बार ले सकते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं कि इफ़ जीरो आर इंक्लूडेड, इफ़ जीरो इज इंक्लूडेड इन दैट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो जीरो है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 3 डिजिट, क्या जीरो का आपको 3 डिजिट का बना, तो आप यहाँ रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, तो आपके पास में सिर्फ 2 जगह है, या तो यहाँ रख सकते हो या रख सकते हो। अब आपने जीरो को ले लिया, अब आपको बनाना कितना 3 डिजिट का, तो जीरो तो अपीयर हो रहा है, जीरो के लिए जगह कौन सी, एक ही वाली, एक ही वाली है, तो पीछे कितने डिजिट चाहिए, जीरो ले लिए तो आपको 2 डिजिट और चाहिएगी। अब 2 डिजिट किस में चाहिएगी, इन पाँचों में से चाहिएगी, क्योंकि जीरो तो आपने ले चुके हो, तो आपने क्या करा, 5 में से 2 डिजिट ले ली, ठीक है ना। इस जीरो के लिए इसको यहाँ सेट करना है या फिर यहाँ सेट करना, इस जीरो के लिए 2 प्लेसेस है, ये जीरो के लिए हो गया, ये आपकी जीरो के अलावा 5 डिजिट बची है, 1 2 3 4 5, उसमें से 2 ले लिया आपने, ठीक है। अब जीरो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 2 जो डिजिट बचेगी उसको आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हो, जैसे सपोज 1 और 4 लिया, तो 4 यहाँ आ सकता है, 1 ये एक तो ही सेट हो गया, या फिर 4 यहाँ आ जाएगा या 1 आ जाएगा, 2 तरीके से तो कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। ये एक कंडीशन क्या ही, जब आपने जीरो लिया, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जीरो लेने के बाद आपके पास में 5 डिजिट बचेगी, तो 5 में से आपको 2 लेने, क्योंकि आपने बोला 3 डिजिट का बनाना है, तो मैंने 5 से 2 लिया। अब आपने बोला सर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं बोलूँगा क्योंकि जीरो को फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकते, लेकिन सेकंड और थर्ड पे तो रख सकते हैं, इसका मतलब जीरो के पास में 2 प्लेसेस है जीरो को रखने के, तो 2 आ गया। अब जीरो को जब सेट कर दिया, तो उसके बाद में फिर मेरे पास 2 प्लेसेस बच गई। अब सपोज मैंने नंबर लिया 1 4, तो एक तो कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती, तो फिर ये 2 नंबर जो आपने डिफरेंट नंबर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 और 4 वाला, ठीक है, तो एक केस हो गया, ये कब हो गया, जब आप जीरो को इंक्लूड करते हो। अब क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट नहीं करने को बोला है, तो जीरो वाला केस खत्म, क्योंकि आपने जीरो को ले लिया है। अब के सेकंड केस क्या बोलोगे, जीरो नॉट इंक्लूडेड, अब जीरो को आपने लिया नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 डिजिट का बनाना है, कोई भी नंबर रख लो, इस जीरो को मत रखो, इन पाँचों में से कुछ भी रख लो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले वाली कंडीशन में आप 5 रख सकते हो, दूसरे में 4 रख सकते हो, तीसरे में 4, ये तो अरेंजमेंट कर सकते हो, पहले वाले में 5 रख सकते हो, जो रख दिया वो यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए 4 हो जाएंगे। अब ये दोनों को रख दिया तो 3 बचे, 3 रख पाओगे, तो 5 × 4 × 3, ये टोटल तरीके होंगे, तो ये कितने हो गए 60, कितने हो गए 60 तरीके। तो पहले कितने थे, पहले इसको सॉल्व कर लो, 5 × 4 ये हो जाएगा 10 × 4 40, ये 60, तो टोटल केसेस हो गया 100, 40 + 60 कितना हो जाएगा 100। देखो जितना ईजी हो सकता है मैं उतना ईजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा वैसा नहीं हो, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो इसलिए कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि स्टूडेंट समझा सके, जो मुझसे अच्छा समझा सके वो नीचे कमेंट कर दे। अगर मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं भी समझा दूंगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ईजी क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया है ना, ताकि आपका माइंड थोड़ा खुले कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो डायरेक्ट एग्जाम आएंगे, तो जिसने नहीं किए होंगे उसके 100% गलत होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आपको ये क्वेश्चन करना है और इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे उसका नाम मैं लूँगा उस नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन सिंपल सा है। एक बुक शेल्फ कंटेन 5 जर्मन बुक, 7 स्पेनिश बुक, 8 फ्रेंच बुक। Each book is different from one another. How many different arrangements can be made of these books? How many different arrangements can be made of these books if books of each language must be next to each other? Third, how many different arrangements can be made of these books if the French books must be added to the next to the? Or fourth, how many different arrangements can be made of these books if two French books can be next to each other? इन चारों क्वेश्चंस के कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। मुझे पता चलेगा कितने लोग वीडियो जो है वो पूरा देखते हैं उसके कमेंट के हिसाब से। अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर मेरा भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वीडियो पूरे देखते नहीं तो मैं इतना क्यों करूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन चारों क्वेश्चंस करेंगे और उसका आंसर जो है नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्योरली आपको करना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ गलती क्या होगी, जब अपन क्या करेंगे कि अभी अपन क्वेश्चन करें परम्यूटेशन के, फिर अपन ने कॉम्बिनेशन किए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा। अब आपको खुद को दिमाग लगाना है कब परम्यूटेशन कब करना है, कब कॉम्बिनेशन करना है। देखो वर्ड क्या है, सबसे पहले सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है आपको कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बोला ए डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए 12 स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द स्टूडेंट आर इक्वली विलिंग, सारे स्टूडेंट को आना है। तो सिंपल सा 12 स्टूडेंट है, 12 में से मुझे 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो पहले का आंसर हो गया 12C4, क्योंकि सारे सारे इक्वली विलिंग थे, मतलब किसी को भी अपन बराबर ले सकते हैं। तो 12C4 हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड बोला 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन, उसमें से 2 स्टूडेंट है जिनको लेना ही लेना है अपन को। ठीक है, जिनको लेना ही लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टूडेंट तो लेना ही लेना है। अब इसके अंदर मान लो 12 स्टूडेंट थे मेरे पास में, मुझे 4 लेने थे। अब 4 में से ऐसा हुआ कि मुझे ए और बी तो आ ही गए इसके अंदर से, समझ रहे हो, इसमें से ए और बी तो आ ही गए हैं, तो वो तो फिक्स हो गए, उनको लेना ही लेना है। अब मेरे पास लोग कितने बचे, 10 बचे, और मुझे चाहिए कितने, 2 चाहिए, क्योंकि 2 तो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। 10 क्यों बचे, क्योंकि उसमें से 2 तो ये फिक्स हो गए। तो 12 में से 2 गए 10। अब लेने भी क्यों है, मुझे 2 ही लेने, क्योंकि 2 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 10C2। समझ रहे हो, बहुत छोटा है लेकिन समझना पड़ेगा। 10C2 कैसा आया, 12 में से उसने बोला 2 लड़के ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो वो ए भी मान लो सेलेक्ट हो गए, तो पीछे कितने बचे, 10। अब 2 सेलेक्ट हो चुके तो मुझे कितने चाहिएंगे, सिर्फ 2 ही तो चाहिएंगे, क्योंकि 2 तो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो आंसर कितना होगा, 10C2। थर्ड, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब वो 2 स्टूडेंट कौन से हैं वो अपन को नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, टोटल माइनस वो दोनों स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट सेलेक्टेड ऑलवेज। ठीक है, सेलेक्टेड ऑलवेज। तो टोटल कितने तरीके थे, टोटल थे 12C4। इसी में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट अभी अपन निकाला था ये वाला, इसमें से माइनस कर दोगे तो अपन के पास वो तरीका आ जाएगा जब वो दोनों स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। टोटल में से माइनस जब वो हमेशा आते हो, तो पीछे क्या बचेगा, जब वो नहीं आते हो। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ में ही खेलेंगे, या तो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, लेकिन साथ में खेलेंगे। तो इसमें 2 केसेस अपन को लिखना पड़ेगा। केस फर्स्ट, व्हेन दे आर प्लेइंग, तो जब वो खेल रहे होंगे तो अपने पास क्या होंगे, जब वो दोनों खेल रहे होंगे तो उन दोनों को लेना पड़ेगा मुझे। तो वापस ये वाला केस हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, क्या मुझे 10 में से 2 ही लेने, क्योंकि मैं 2 तो ले चुका हूँ। और केस 2 ये हो सकता है कि नॉट प्लेइंग, वो दोनों नहीं खेल रहे हो। तो इस बार दोनों नहीं खेल रहे, तो इसका मतलब मेरे पास लोग तो कितने बचे, 10 ही बचे, क्योंकि 2 नहीं खेल रहे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे लेने पड़ेंगे 4, क्योंकि वो दोनों नहीं खेल रहे हैं। तो अब मुझे 10 में से 4 लेने पड़ेंगे। तो इन दोनों केसेस को दोनों को मिलाओगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, 2 particular students refuse to be together and 2 other particular students wish to be together only in the delegation। अब उसमें से क्या हो गया कि 2 स्टूडेंट है वो खेल नहीं रहे, तो पीछे बचे मेरे पास 10 स्टूडेंट, और 1-2 स्टूडेंट और है जो विश टू बी टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 2 केसेस बनाना है, दोनों केसेस का आंसर करके मुझे बताना कि इसके अंदर 5th वाला क्या है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, वो आपको भी करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने सीरियस स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं।
चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब नया टॉपिक है अपना सर्कुलर अरेंजमेंट। क्वेश्चन चलते रहेंगे, वो अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी क्वेश्चन किए हैं अपने। अब अपन सर्कुलर अरेंजमेंट में आते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है कि अभी तक अपन लीनियर अरेंजमेंट किया। लीनियर में ऐसा था कि मतलब मेरे को 1 2 3 ऐसे लीनियर दिए हुए थे कि ABC को अरेंज करना था मुझे, तो लीनियरली अरेंज कर रहा था मैं। अब सर्कुलर में ऐसा हो गया कि मुझे एक राउंड टेबल है, अब मुझे ABCD को ऐसे अरेंज करना है, ABC और D। देखो, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसका कोई एंड नहीं होता है। लीनियर में 2 एंड होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं होता है। तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो इसलिए क्या होता है सर्कुलर में एक आदमी को अपन को फिक्स करना पड़ता है अगर बाकी लोगों को अपन को अरेंज करना है तो, क्योंकि इसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन को एक आदमी को अरेंज करना पड़ता है। तो सिंपल से याद रखना, अगर मेरे पास एन चीज़ है तो एन को अगर मैं लीनियरली अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सर्कुलर, तो लीनियर के अंदर क्या होता है, एन जैसे 3 लोगों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 3 होगा, तो मतलब एन फैक्टोरियल होगा। लेकिन सर्कुलर में अरेंज करने के लिए एक फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए उसको एक को माइनस कर देंगे, n-1 हो जाएगा। बस इतना से याद रखना है, बाकी आपका काम हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 आदमी सर्कुलर में बैठे हो तो उसको अरेंज कन्वर्ट करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। ये तो होगा सर्कुलर का, और उसको लीनियर करना है तो लीनियर का आंसर होगा फैक्टोरियल 4। लीनियर, क्योंकि सर्कुलर में एक आदमी को फिक्स करना पड़ता है, दैट्स वाई n-1 फैक्टोरियल आएगा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज ऑफ 6 पर्सन कैन सिट एट राउंड टेबल इफ 2 ऑफ देम प्रीफर टू सिट टुगेदर। मान लो मेरे पास में 6 लोग थे, ABCDEF। इनको मुझे राउंड टेबल में बैठाना था, जिसमें A और B क्या थे, साथ में बैठना चाहते थे। मैंने क्या बोला, जब भी साथ में बैठना चाहते थे उसको एक पैकेट बना लो AB। पीछे कितना होता है, CDEF। इसको आप एज्यूम करो ये एक है, क्योंकि साथ में बैठेंगे ना तो हमेशा साथ में रहेंगे पेयर। तो एक ही हो गया, 2 3 4 5। 5 लोगों को मुझे राउंड टेबल पर बिठाना है, ऐसे समझ लो। अभी मैंने आपको बताया कि 5 लोगों को बिठाना है तो एक कम कर देते हैं अपन, कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, फैक्टोरियल 4। तो इन 5 आदमियों को बैठाने के सर्कुलर में कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों साथ में बैठते हैं तो इसका अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकता है, या तो ये AB ऐसे बैठ सकता है या B ऐसे बैठ सकता है। तो 2 तरीके होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फैक्टोरियल 4 कैसे आया, मैंने आपको अभी बताया कि 10 लोगों को अगर सर्कुलर में बिठाना है तो आंसर कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। वैसे ही 5 लोगों को बिठाना तो क्या आंसर होगा, फैक्टोरियल 4। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अरेंजमेंट क्या हो सकता है, AB और BA। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 24, और ये 2, तो आंसर कितना आ गया, 48 इज द राइट आंसर। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाना है, वैसे ही ये चीज़ें लिखते रहना है, ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले उसको पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं स्टार्टिंग में सॉल्यूशन मत देखिए, पहले उसको पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट लगते हैं, करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, बहुत फ़ायदेमंद होगी वो चीज़। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला, 20% was invited in the party. In how many ways can they seated in a round table so that 2 particular person sit on either side of the host? देखो, जैसे ही सर्कुलर दिमाग में आ जाए ना, सर्कुलर आते ही तो समझ जाना एक कम करना है, 5 लोग हैं तो 4 करना है, फैक्टोरियल 4 करना है, बस ये दिमाग में रहना चाहिए, बस इसलिए ये बताया मैंने। अब 20% वर इन्वाइटेड इन ए पार्टी, और 2 पर्टिकुलर मान लेते हैं AB, ये दोनों पर्टिकुलर आदमी ये होस्ट के इधर बैठेंगे। अभी सर्कुलर ये है, ये मान लो होस्ट है, तो ये दोनों लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हैं और यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब 2 तरीके होंगे इनके बैठने के भी। अब तरीका वही है, AB से लेकर मान लो 20 भी क्या था, EJOT T तक, ये 20 लोग थे। अब इसमें से क्या है कि पर्टिकुलर 2 लोग जो है वो हमेशा साथ में बैठेंगे, तो इनको बैठा दो, इनको AB कर दो, AB कर दो, और ये कितना हो गया, ये आपके टोटल कितने बच गए, टोटल हो गए 18, और ये पूरा इस पैकेट को मान लो इसको एक, तो ये हो गया 19। और 19 को अरेंजमेंट करने के तरीके कितने होंगे बताओ, 19 को अरेंज करना कितना तरीका होंगे, 18 फैक्टोरियल। ठीक है, 18 फैक्टोरियल। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए होस्ट भी आ चुका है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में कितने चेंज हो सकते हैं, या तो AB बैठ जाए या BA बैठ जाए, तो तरीके कितने हो जाएंगे, 2 तरीके, या तो AB या BA। तो आंसर कितना आ गया, 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। आप बोलोगे सर ये
ये दो जगह का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने ऑलरेडी होस्ट को मिलाकर ही कर दिया है, ठीक है ना। 20 लोग तभी आएंगे जब उसके अंदर होस्ट इंक्लूडेड होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वापस मैं बोलूँगा इसको पॉज कीजिए, फिर खुद सॉल्व कीजिए, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो आपको क्या करना है कि ये मान लो ये है, ये मान लो एक बंदा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 ये बॉयज़ बैठ गए। इसके बीच में अपन को गर्ल्स बिठानी है। गर्ल्स ऐसे बिठानी है कि नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। तो गर्ल्स को इनके बीच में कहीं पे बिठा दो ताकि साथ में नहीं बैठ पाए। तो ऐसी पोजीशन कितनी बनेगी देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 लोग बैठेंगे तो 10 पोजीशन ऐसे बनेगी जहाँ पर बिठाने पर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्ल्स साथ में नहीं बैठेगी। तो सबसे पहले क्या करो, बॉयज़ का अरेंजमेंट करो, बॉयज़ अरेंजमेंट करो, और जो इनके बीच की स्पेस है, जितनी चेयर्स बची है 10 आ रही है, उस 10 के अंदर अपन गर्ल्स को अरेंज कर देंगे। अब मैं कैसे करता हूँ, बॉयज़ को कैसे करोगे, बॉयज़ कितने 10, 10 को सर्कुलर टेबल में करने के कितने तरीके होंगे, 9 फैक्टोरियल। एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर टेबल में एक बार जो आपने फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो गया। जैसे आपने 10 को कर दिया 9 फैक्टोरियल, मतलब आपने बॉयज़ को फिक्स कर दिया। अब इसको वापस गर्ल्स के टाइम वापस फिक्स नहीं करेंगे, आप बोलो गर्ल्स में भी सर एक माइनस करो, ऐसा नहीं करना है। एक बार किसी को फिक्स कर देना है, उसी के रेस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन चलेंगे। 9 फैक्टोरियल, अब क्या करना है अपन को, ये 9 फैक्टोरियल समझ में आ गया कैसे आ गया। अब अपन क्या करना है कि 5 गर्ल्स को बिठाना है। कहाँ बिठाना है, इन 10 जगह पर, क्योंकि 10 जगह क्रिएट हुई, 10 वैकेंसी, 10 लोग बैठे, 10 जगह क्रिएट। तो 10 में से अपन क्या करना है, इन 5 जगह को सिलेक्ट करना है और 5 को अरेंज करना है, बस फैक्टोरियल 5। ये फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा खुद का दिमाग यूज़ करना है मेरे भाई, थोड़ा दिमाग खुद का यूज़ करना है। 10C5 क्यों किया, क्योंकि 10 में से मुझे 5 सेलेक्ट करनी है, देन उसको अरेंज भी करना है। नीला मीला जो भी बैठी लड़कियाँ होगी तो वो क्या कर आपस में अरेंजमेंट भी कर सकती हैं। तो 10C5 सेलेक्ट करा और फैक्टोरियल 5। अब आप बोलोगे सर 10P5 क्यों नहीं करा, वो भी कर लो, बात एक ही है, क्योंकि ये 10P5 की वैल्यू, इसको 10P5 भी लिख सकते हो। तो थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करना है। बेसिकली टॉपिक इस टाइप का है कि मैं सब रटा नहीं सकता आपको, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन, आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करके बताना है, मुझे इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। आंसर इसका बी है, 72 है, लेकिन आप ये सॉल्व करके बताओगे कि आंसर 72 कैसा आया है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कितने लोगों का ये आया है, ठीक है। तो ये था सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट की तरह होता है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा क्या ध्यान है, जो क्वेश्चन पहले कराए थे वो क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। बस थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि -1 होता है, बस इसके अंदर जितने लोग होंगे उसमें से एक माइनस करना है। क्लियर। बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करने की कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितना मैं कर रहा हूँ उतना भी करके जाओगे और अपना दिमाग यूज़ करोगे तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और अगर याद करने की कोशिश करोगे, पहले भी बताया मैंने, तो ये टॉपिक बहुत हार्ड है, अगर याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसका जो अगला टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी, वो इसी पे बेस होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, अराउंड 30-40 क्वेश्चन दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक को वहाँ पर 1 या 2 दिन खत्म कर देंगे। मोस्टली पार्ट काफ़ी हद तक मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। बोला 7 मेंस एंड 7 वुमेन्स आर टू बी सीट इन सर्कुलर टेबल such that there is a man on either side of the every woman। तो सिंपल सा है, 7 आदमी है बस में, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 लोगों को बिठाओगे तो कंडीशन कितनी बनेगी, 7 बनेगी, 7 अरेंजमेंट बनेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं 7 के अंदर, ये वुमेन्स का है, ठीक है ना, इसको वुमेन्स का बोलता हूँ, ये डब्लू, ठीक है ना। तो पहले 7 लोगों को बिठाओ, तो 7 लोगों को बिठाएं, सर्कुलर में कितने तरीके होंगे, 6 फैक्टोरियल। अब गलती क्या करते हैं अपन वुमेन्स के अंदर, मैंने क्या बोले, एक बार फिक्स करने के बाद, क्योंकि ये आपका आदमी फिक्स हो चुका है, अब आपने पर्सन को तो, मैन को तो कर दिया, अब इसके बीच में 7 पोजीशंस बनी। तो 7 पोजीशन में सातों में क्या करना पड़ेगा आपको, वुमेन बिठानी है, उसके तरीके कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई, गलती क्या होती है, अपन इसको भी 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, एक बार फिक्स करने के बाद अपन को वापस से चेंज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि गलती होती है, आंसर लिखा होगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल,
तो आप 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल कर दोगे। जबकि कुछ लोग कर देंगे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, वो सोचेंगे कि मैन को भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, वुमेन को भी करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, एक बार अरेंज करने के बाद वापस अरेंज नहीं करना, या तो मेन को कर दो या वुमेन को कर दो। तो जब आपने मेन को करा तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और जब आप वुमेन को करोगे तो 7 पोजीशन बनेगी, तो 7 को 6 फैक्टोरियल लिखना है, वहाँ पर 7 फैक्टोरियल आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, ठीक है। अगर समझ के करोगे तो सारी चीज़ें ईजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। नोट कर लो ये। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर एक क्वेश्चन आते हैं गार्लैंड्स के, ठीक है। गार्लैंड्स के मतलब माला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं माला। अब इसके कॉन्सेप्ट आता है। देखो माला क्या होती है, जैसे मान लो माला आपने देखा होगा 2 साइड होते हैं माला के। मान लो माला के अंदर आपने ये गोला लगाया हुआ था, ये स्टार लगाया हुआ था, ये मान लो चौकोर लगाया हुआ था, और ये मान लो कुछ इस तरीके का फूल लगाया था, ऐसा माला थी। तो देखो अब इस माला को देखो, कोई आगे फ्रंट से देखेगा ऐसे देखेगा, यहाँ से अगर देख रहा है तो उसको ऐसे दिख रहा है। अब कोई पीछे से देखेगा, उसको पीछे से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा, देखो उसको मिरर बन जाएगा। मिरर कैसे बन जाएगा, उसको ऐसा लगेगा। देखो माला जो होती है उसको फ्लिप भी कर सकते हो आप। माला 2 तरीके से पहनी जा सकती है, ऐसे ही पहनी जा सकती है। इसको फ्लिप करोगे तो क्या होगा, इसका मिरर बन जाएगा। ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़। तो एक माला जो होती है ना, वो 2 बार फ्लिप हो सकती है, मतलब उसके 2 तरीके एक में अरेंजमेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, जब भी मालाओं को आप अरेंज करेंगे तो सर्कुलर तो होती है, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि आप हर बार क्या कर रहे हो, 2 तरीकों को एक में ले रहे हो, इसलिए डिवाइड बाई आपको 2 करना पड़ेगा। समझ गए, क्योंकि ये दोनों केसेस एक ही है, लेकिन अपन इसको साथ में ले रहे हैं, इसलिए अपन को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये गार्लैंड्स में ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गार्लैंड का ध्यान, गार्लैंड कैन फ्लिप ए सेम गार्लैंड कैन बी सीन इन बोथ वेज, सो दो 2 सर्कुलर परम्यूटेशन रिप्रेजेंट ए सिंगल गार्लैंड। ओके, ये नोट कर लेना, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना, पहले पॉज करो फिर सॉल्व करो। देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सिली मिस्टेक होती है। जब भी अपन पेपर देते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो अपन से बहुत सारी ह्यूमन एरर होती है। उस ह्यूमन एरर को कम ऐसे ही किया जा सकता है। ह्यूमन एरर का मतलब ये होता है कि कई बार 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस क्वेश्चन को लेकर प्रॉपर रेडी नहीं होता, या उस टाइम उस वो माइंड कहीं और चल रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार अपन 4 की जगह 2 लिख देते हैं, जब फिर आप घर पर आके सोचते हैं, कर यार 4 था यार मैंने 2 कैसे लिख दिया। तो दैट इज़ नोन एज ह्यूमन एरर। तो इसको रिड्यूस तब कर सकते हैं जब आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होगा, फोकस होगा,
आप एक चीज़ पर फोकस रहोगे तो इजीली क्या होगा, माइंड कंसंट्रेट होगा। कई बार अपन कैलकुलेशन करते हैं, बहुत से स्टूडेंट कैलकुलेशन में एक बार कैलकुलेशन कर ली, उसको फिर उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पर 2 था कि नहीं था, फिर वापस से वो कैलकुलेशन करते हैं, तो ये गलतियाँ, तो क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है। हमेशा एक चीज़ याद रखोगे, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो उसको नीट एंड क्लीन करना है, कभी भी रफ की तरह फॉर्म मत करो। एग्जाम में भी आपको जब रफ शीट मिलती है तो उसको सॉल्व करो, तो इसको इतना अच्छी तरह से सॉल्व करो ताकि कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। वो क्वेश्चन वापस स्टार्ट नहीं करना पड़े वहाँ से, वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको नहीं आ रहा हो। अगर बाद में आप करते हो, सपोज आपने 3 स्टेप कर दी लेकिन अगले वाला स्टेप नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ छोड़ दीजिए, लेकिन जब ये क्वेश्चन करके वापस इधर आओ तो ये वाला स्टेप यहीं से करना है, यहाँ से नहीं करना है। इतनी अच्छी तरीके से करना है, जितना सही से तरीके से करोगे। ये 30-30 सेकंड बड़ा अगर आपके बचते हैं 5-6 क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 2-3 क्वेश्चन लास्ट के अंदर बहुत बेनिफिट होगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स है जो आपको सुधारनी चाहिए। ठीक है, मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है कि अगर आपको सही लगती है चीज़ें तो उसको आप अभी से कुछ करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये दूर हो जाएगी। ठीक है, जितना हो सकता है उतना गलतियाँ कम करें, जितना हो सकता है कि एक बार में सही करें। मैथ से क्वेश्चन जब भी करें तो उसको रफ टाइप की फॉर्म में मत करें। हमेशा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को रफ टाइप में करते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो ऐसे कर लेंगे, x²4 ये वो। फिर लास्ट में आगे पता चलता है एक्स की वैल्यू क्या है, फिर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे के अंदर आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, अभी बोला इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन ए सर्कल। अब गलती क्या होती है पता है, जैसे फ्लावर देख लिया दिमाग में आ जाता है गार्डन, जबकि उस क्वेश्चन ने अभी तक बोला नहीं है कि गार्डन बनाना आपको उसने सिर्फ इतना बोला है कि 6 डिफरेंट फ्लावर इन सर्कल। तो सिंपल सा है कि 6 डिफरेंट फ्लावर करो या फिर 6 डिफरेंट पीपल करो, एक ही बात है। तो इसका आंसर फैक्टोरियल 5 ही होगा क्योंकि इसने मुझे गार्डन बनाने को बोला नहीं है। अगले क्वेश्चन में इसने बोल दिया इन हाउ मेनी केस विन फैन कैन फॉर्म ए गार्लैंड। अब मैं इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। जबकि इसका आंसर ये आएगा क्योंकि इसने अपना गार्डन बनाने के लिए बोला नहीं फर्स्ट में। तो ये सिली मिस्टेक है जो अपन से हो जाती है, इनका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया। आगे चलते हैं। तो अपन सर्कुलर अरेंजमेंट कर लिया स्टूडेंट पूरा। सर्कुलर अरेंजमेंट 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट और एक गार्लैंड्स वाला, बाकी पूरा लीनियर वाली चलता है। अब अपन करते हैं, अपन नंबर थ्योरी में चल जाते हैं। नंबर थ्योरी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन कैन कम इन ATC। ठीक है ना, तो उसको बहुत ध्यान समझना है। इसके अंदर सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, सारे टॉपिक कराता हूँ। 5 6 7 8 क्वेश्चन लूँगा, उसमें से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। तो नंबर ऑफ थ्योरी में फर्स्ट जो हेडिंग लगाओ आप कि एक्सपोनेंट्स, बता दिया वैसे, लेकिन फिर से बता रहा हूँ एक्सपोनेंट्स, जिसको नहीं पता उसको वापस देख लो। ठीक है, वैसे फर्स्ट वीडियो में बता देते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल को, अगर इसको लिखूँगा 100 इंटू 99 इंटू डैश 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 कौन लिखूँगा, तो 5 की पावर कितनी आएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर अल्फ़ा या 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये गामा, ये एक्सपोनेंट कितना होगा ये निकालना होता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया आपको। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर नहीं पता तो फंक्शन के टॉपिक में जाकर देखो। इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, 3.4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। 2.99 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। हमेशा ये एक वैल्यू इंटीजर कम देता है। ठीक है ना, समझ गए। 3 की कितनी होगी, 3 की 3 रहेगी। क्लियर। 1/3 की कितनी होती है, 1/3 क्योंकि 0.33 होता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई पूछे 5/3 कितनी होगी, तो 5/3 कितना होता है, 1.66, तो 1.6 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अपन बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट, ये वैल्यू जो होगी बीटा या अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ तक नोट करो। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। मान लो अपन को बोलते हैं 100 फैक्टोरियल है, इसमें 3 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 3 की पावर कितनी आएगी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको जिसकी, ये जो नंबर होगा ना वैसे आपका, वो नंबर होगा प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना, जो भी आपको देंगे प्राइम नंबर देंगे। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ये मान लो ये n है और ये नंबर जो है p है। तो फॉर्मूला ये है n/p प्लस n/p² प्लस n/p³। ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाए। कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे 100 फैक्टोरियल के अंदर 3 की पावर निकालनी है, 3 का एक्सपोनेंट निकालना है।
तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 100/3 प्लस 100/3 का स्क्वायर प्लस 100/3 का क्यूब, और अगला आएगा 100/3 की पावर 4। अब आप बोलोगे सर जैसे ही आप 100 की पावर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 होता है 243, वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वैल्यू <<1 हो जाएगी, तो उसका क्रिटिसिटी का 0 हो जाएगा, तो उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं तक करो। तो अब देखो 100/3 कितना होता है, 33.3 होता है, 33 का क्रिटिसिटी कितना हुआ 33, ये हुआ 9 को इसमें करोगे कितना आएगा 90, 91 11 टाइम्स जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये हुआ 27, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 81, ये 1 टाइम जाएगा, बाकी टाइम 0। इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 44, 47, 48, इसका मतलब 3 की पावर कितनी आ जाएगी 48 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी का भी पूछे, सपोज आपको पूछ लिया 5 का पूछ लिया, तो क्या करना है इस बार 5 को डिवाइड कर दो, 100/5, 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का क्यूब, बस आगे करना नहीं है, दिमाग लगाना, क्योंकि आगे वाला 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 4, और ये 125 है तो 1 से वैल्यू छोटी आएगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 24। सिंपल। तो जब भी आपको एक्सपोनेंट निकालने को बोले किसी नंबर का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप किसी की भी नंबर का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। याद रखना वो नंबर आपको हमेशा प्राइम नंबर देगा, 2, 3, 5, 7 ऐसा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना है। अभी रात को 2 बज रही है, मैं 2 बजे आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोचा जब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर पूरा कराना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 4 बज जाए, लेकिन कराना है ये, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ डिविजर ऑफ ए गिवन नंबर। देखो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल से पूछूँ 15 के कितने डिविजर आएंगे, तो आप पता क्या बोलोगे, 15 का आ सकता है सर, आप बोलोगे एक तो 1 आ सकता है सर, एक 3 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, और एक खुद नंबर 15 आ सकता है सर। टोटल मिलाकर 4 डिविजर आ सकते हैं, ठीक है, 4 डिविजर आ सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, 15, इसको लिखा मैंने 3 × 5, इसकी पावर 1 है, इसको मैंने प्राइम नंबर के फैक्टर में, हमेशा प्राइम नंबर के फैक्टर में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं इसका आंसर लिख सकता था क्या, इसको वो लिखता, इसकी पावर 1 है, इस पावर 1 में 1 ऐड करता, और इसकी पावर में भी 1 + 1 ऐड करता, तो ये 2 आता, 2 और 2 कितना हो जाता 4, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने बोला सर सपोज 18 है, मैंने बोला 18 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, और 18 का भी जाएगा, तो आपने बोला सर इस बार टोटल 5 आ रहा है। मैंने कहा 18 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आपने बोला सर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक 9 भी आएगा, ठीक है ना, 9 भी आएगा, तो आपने बोला 6 फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने बोला 2 को सर आप ऐसे लिख सकते हो, 2 फिर 3 की पावर 2 लिख दीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो इस बार आप करोगे तो मैं आपने बोलोगे इसकी पावर सर 1 है, 1 + 1, और ये 2 है सर, 2 + 1, तो ये हुआ 2 × 3, तो ये 6, सर यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं। मैंने कहा कि इस तुमने 2 3 कैसे लिखा, आपने बोला प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके लिखा सर हमने। तो मैंने बोला अगर कोई नंबर n है, उसको अपन 2 की पावर α1 या 2 की पावर α1, 3 की पावर α2, फिर 5 की पावर α3, ऐसे अपन डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ डिविज़र कितने आएंगे, तो फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ डिविज़र आएंगे α1 + 1, α2 + 1, α3 + 1, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर वो 1 नंबर और वो नंबर इटसेल्फ इज एडेड, जैसे यहाँ पर 1 और 18 ये दोनों ऐड था इसलिए 6 आ रहा था, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना 1 और नंबर दोनों इटसेल्फ इस फॉर्मूले के अंदर ऐड होंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे तो प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉपर डिविज़र चाहिए, तो इसका आंसर में से -2 करना पड़ेगा। प्रॉपर का मतलब ये होता है वो नंबर और 1 को हटाकर, तो अपन को -2 करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, अगर नंबर ऑफ डिविज़र पूछते हैं, फॉर एग्जांपल 100 के पूछते हैं, तो 100 का निकालना ना, तो 100 को क्या करोगे, पहले ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 2 50 2 25, फिर आ जाएगा 5 5 5 1, ऐसे करते हो आप लोग, तो 100 ये हो गया 2 का स्क्वायर × 5 का पावर 2, तो आप सीधा आंसर बोलोगे सर 2 + 1 और 2 + 1,
तो हो जाएगा सर 3 × 3 सर, टोटल मिलाकर 9 डिविज़र आएंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। नंबर ऑफ डिविज़र कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो, फिर +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ डिविज़र का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसी पर बताऊंगा प्रॉपर डिविज़र क्या होता है, ये सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ तक नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन करते हैं 120 का आपको पूछ लिया कि नंबर ऑफ डिविज़र कितने होंगे। तो देखो ध्यान सुनो, देखो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 को आप लिखने बैठोगे ना 2⁻3 3⁻1, जैसे मैंने बताया था अभी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ डिविज़र कितने आएंगे, बस 3 + 1 1 + 1 1 + 1, तो ये कितना हो गया 4 × 2 × 2, तो कितना आ गया 16। ये ध्यान रखना 16 इसके डिविज़र है। क्लियर, ये जो बता रहा हूँ इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। क्लियर, ये आना चाहिए आपको। चलो अगला चीज़ देखते हैं। चलो इसी के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, सम ऑफ डिविज़र ऑफ ए नंबर, उसके नंबर डिविज़र का सम कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी 120 को खोला था, तो आपने 120 को मुझे बताया था 2⁻3 3⁻1 5⁻1, तो उसका सम ऑफ डिविज़र निकालना है। सम ऑफ डिविज़र जितने भी आएंगे इसके उसका सम निकालना है। उसका फॉर्मूला समझ लो, देखो उसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, इस 2⁻0 को 2⁻3 से स्टार्ट करना है, ऐसे इस 3 को करना है 3⁻0 + 3⁻1, ऐसे ही 5 को करना है 5⁻0 + 5⁻1। अभी क्या बन रही, जीपी बन रही, क्या बन रही है, जीपी। जीपी का फॉर्मूला याद रखना है, a + AR से लेकर ARN होता है ना, वो क्या होता है A1 - R⁻n 1 - R। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 1 + 2 + 4 + 8, ये हो गया, ये हो जाएगा 1 + 3, वैसे ही हो जाएगा 1 + 5। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिविज़र ऑफ ए नंबर आ जाएगा। तो कभी डिविज़र का सम पूछे तो फॉर एग्जांपल कोई नंबर n है, इसको मैं सेलेक्ट करूँ 2⁻α1, फिर 3⁻α2 5⁻α3, ऐसे चल रहा है। तो ध्यान रखना सम ऑफ डिविज़र क्या होगा, 2⁻α मतलब 2⁻4 3 कुछ भी हो सकता है, 2⁻0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 2⁻α1 तक जाना है। वैसे 3 का स्टार्ट करना है, समझ रहे होंगे यार, इतना तो समझ जाओगे यहाँ पे 3⁻α2। वैसे 5 का स्टार्ट करना है 5⁻0 से और 5⁻α3 से जाना है, ठीक है ना। ये हो गया सम ऑफ डिविज़र का। अब इस पर एक पहले वाले पर दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करती है, इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में कर लोगे, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझो, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट n = ये फाइंड द फॉलोइंग फॉर n नंबर ऑफ नेचुरल डिविज़न। सबसे पहले 45,000 दिया हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं उसमें कर देते हैं, ठीक है। 2 से करोगे कितना आएगा 22500, फिर 2 से करोगे तो आएगा 11250, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 25 इधर आ जाएगा 26526। तो ऐसे अगर आप करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये हो जाएगा n = 45 को 45,000 को आप लिख सकते हो 2⁻3 3⁻2 5⁻4, ये तो आप लिख लोगे, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला बोल रहा है नंबर ऑफ नेचुरल डिविज़र। नेचुरल डिविज़र का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ। इसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं, 3 + 1 2 + 1 4 + 1, तो पहले का आंसर ये हो गया, कितना आ जाएगा 4 × 3 × 5, तो ये हो गया 60। तो पहले का आंसर कितना आ गया 60 हो गया। फटाफट नोट करते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नोट कर लिया, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ कंसेप्ट बताऊंगा आपको। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिविज़र दैट आर डिविजिबल, सॉरी नंबर ऑफ नेचुरल डिविज़र दैट आर डिविजिबल बाय 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने बताया था 45,000 को अपन ने क्या लिखा था 2⁻3 3⁻2 5⁻4। देखो जब भी ऐसा बोले ना कि अपन को ऐसा डिविज़र चाहिए जिसका डिविज़ल क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो जो डिविज़ल 5 होने के लिए उसका 5 का फैक्टर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें देखो, क्योंकि इसके अंदर देखो अपन क्या करते थे 5⁻0 करते थे, तब इसके अंदर 1 भी आ जाता था। अब 1 नहीं लेना सकते क्योंकि अपन को 5 लेना, 5 से डिविज़ल होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो 3 + 1 तो लेंगे, 2 + 1 तो लेंगे, जैसे लेकिन 5 से डिविज़ल पूछ लेंगे ना, तो यहाँ पर 5⁻0 लेंगे नहीं, क्योंकि 5⁻1 से स्टार्ट करेंगे। 5⁻1 में 5 से डिविज़ल होती है, लेकिन 5⁻0 नहीं होती है।
5 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 3 होती है, 5 की पावर 4 होती है। तो इस बार 1 प्लस नहीं करेंगे, इस बार सिर्फ 4 ही करेंगे, क्योंकि अपन को 5 चाहिए। तो इसको 1 + 4 मत कर देना, ठीक है ना। ये सब नोट्स में बना के लिख दो आप। ये आंसर कितना हो गया? 48। कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि अपन को 5 का फैक्टोरियल चाहिए था ना स्टूडेंट। यहाँ पर 2 के अपन 0 1 प्लस जो अपन लिखते हैं 3, इसके अंदर ये 1 जो होता है ना 2 की पावर 0 होता है। तो 2 की पावर, लेकिन आप 5 की पावर 0 ले नहीं सकते, क्योंकि आपको नंबर क्या चाहिए? 5 से डिविजल चाहिए। तो इसलिए अब जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा 5 की पावर डिविजल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फैक्टर को आपको 4 ही लेना पड़ेगा, जो डिग्री दी हुई वो ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फटाफट नोट कर दीजिए, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिविजन दैट आर डिविजिबल बाय 5। आपको निकालना है कि सम ऑफ ऑल द डिवीजन निकालना है, जिसका सम क्या होना चाहिए? सम का, अब देखो आपको डिविजिबल बाय 5 चाहिए। सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? वापस से मैंने इसको मिटा दिया। उसको लिखो 45,000, ये था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत। अब आपको बोला सम निकालना है, और वो भी क्या होना चाहिए? 5 से। अब वापस 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सम में क्या करते थे? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते थे, याद है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो वैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ये स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि अपन को उसने साफ साफ बोल दिया कि सम ऑफ ऑल नेचर दैट आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 5 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप देख लेना, ये समझ लेना है, समझा तो दिया मैंने। अब इसको क्या करोगे? जीपी लिखा दोगे, इस सबको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दोगे। क्लियर? इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे आने की उम्मीद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ नेचुरल डिविजन दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब देखो आपको क्या करना है? ऐसा नंबर निकालना है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब क्या करना चाहिए? 2 और 3 दोनों फैक्टर चाहिएगा। तो अब वापस से 45,000 को लिखो। तो 45,000 क्या था? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 4। अब ध्यान सुनो, देखो अब आपको कि नंबर ऑफ नेचुरल डिविजन दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इसका मतलब 2 और 3 दोनों के फैक्टर चाहिएंगे। तो इस बार 1 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को 2 का भी फैक्टर चाहिए, 3 का भी चाहिए। तो 0 करेंगे, 0 + 3, या फिर सीधा आप लिख सकते हो 0 + 2, 1 नहीं करेंगे। 5 के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 5 के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन दी हुई नहीं है, तो 1 + 4 कर देंगे। 3 × 2 × 5, तो ये 30। ये 0 इसलिए किया क्योंकि मुझे 2 का फैक्टर चाहिए, क्योंकि इसने बोला 2 से डिविजल होना चाहिए। वैसे 3 का फैक्टर इसलिए चाहिए क्योंकि 3 का डिविजल होना चाहिए। तो फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये नोट करो। अब अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सारे कंसेप्ट बता के कर रहा हूँ, इसलिए अगर जिसको भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, बट मेरी तरफ से मैं सब कुछ समझा के करा रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ नेचुरल डिविजन दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 3, आइदर 2 और 3। देखो आइदर वाला क्वेश्चन आपको एक थ्योरम याद होगी, आइदर इसको बोलते हैं आइदर ए और बी। तो ये होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। इसका मतलब होता है आइदर ए और बी, इसका मतलब होता है ए और बी दोनों साथ में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान सुनो, इसने बोला है दैट आर डिविजिबल बाय 2, एक बार 2 होनी चाहिए, तो सबसे पहले 2 वाला निकाल दो। 2 वाले कितने होंगे? जो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 2 का फैक्टर लेना ही पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे 3, यहाँ पर बोल देंगे 1 + 2, क्योंकि और यहाँ बोलेंगे 1 + 4। ये 2 से डिविजल होगी, क्योंकि 2 से डिविजल के लिए अपन 3 1 प्लस नहीं करेंगे। वैसे 3 से डिविजल कितने होंगे? 3 से आप अब क्या करेंगे? 3 + 1 कर देंगे, क्योंकि 2 का फैक्टर नहीं चाहिए अपन को। यहाँ 2, यहाँ 1 + 4, ये 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अच्छा बताओ, दोनों से 2 and 3, 2 and 3 ये कितनी थी? अभी जस्ट पीछे से पहले और क्वेश्चन निकाल, नंबर ऑफ नेचुरल दैट आर डिविजिबल बाय बोथ, ये कितना आया था अपना? 2 और 3 वाला कितना आया था? इसका आया था शायद 30 आया था, ठीक है, 30। अभी अपन निकालते 2 और 3 वाला, तो कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला लगा दो, इधर ए और बी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3 3 9 9 और 5 45 45 प्लस इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 - 30, तो ये हो गया 85 30, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 55। ये बहुत काम का क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। नहीं आया तो वापस समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना, जब भी इधर ए बी आएगा तो ये वाला क्वेश्चन लगता है। तो सबसे पहले 2 का निकाल लो, 3 का निकाल लो, -2 और 3 का साथ निकाल दो,
2 और 3 का सारा अपना डी में निकाल देता, इसलिए वापस से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 30 माइनस कर देंगे। क्लियर। लास्ट देख लो, एफ देख लो, नंबर ऑफ नेचुरल डिवीजन। चलो सबसे पहले इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ जब तक मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलो अब अगला बात देखो, अभी देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना। ये बोले नंबर ऑफ नेचुरल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ 4k+2। देखो 4k+2 का चाहिए, इसमें से कॉमन क्या है स्टूडेंट, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2k+1। अब ये 2k+1 कैसी फॉर्म होती है, ऑड, क्योंकि इसके अंदर अगर आप k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो यहाँ पर आएगा k की वैल्यू 1 रखने पर आएगा 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, तो ऑड सीरीज मिलती है। तो बस को ऐसे बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली 4k+2 2 मल्टीप्लस 2k+1, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ऑड। तो ये अपन को चाहिए ऑड चाहिए टोटल मिलाकर, इसने अपन को ऑड बोला है। अब तो ऑड के लिए साफ साफ ध्यान रखना, किसी भी नंबर में अगर आप 2 का नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इवन नंबर बन जाएगा। तो 2 चाहिए नहीं इस बार, क्योंकि अपन को 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऑड नहीं आएगा। तो सिंपल से क्या करोगे, ऑड लाने के लिए क्या करोगे, 2 को हटाओ, 2 का एक भी फैक्टर मत लो, तो उसको 1 कर दो एक तरह से, और 3 के ले लो 2+1, 5 के ले लो 4+1, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 5 मतलब 15। ऐसा इसलिए किया है स्टूडेंट, क्योंकि अपन को पता है किसी भी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस फॉर्म को चेंज कर देगा, तो इसलिए 2 इंटू ऑड, तो ऑड के लिए मुझे 2 नहीं चाहिए, इस 2 को गायब करना पड़ेगा, इसका एक भी फैक्टर नहीं चाहिए मुझे। तो बस क्वेश्चन 3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे ऑड देगा, क्योंकि 3 इंटू 5 को ऑड देगा, तो ऑड के लिए अपन ये कर लेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भी है ना, इसको थोड़ा समझ लेना, नहीं आया तो मुझे वापस पूछ लेना, लेकिन ये आना ही चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो। दूसरा ये टॉपिक मैंने बता ही दिया है, अगर ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी में से आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक लास्ट टॉपिक बचा ग्रुपिंग वाला, वो भी अपन कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए स्टूडेंट।